पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ये देखा है कि मुख्य रूप से दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, मार्केट इकॉनमी और कमांड इकॉनमी। दोनों सिस्टम एक परफेक्ट सिस्टम नहीं हैं, दोनों की अपनी कमियां हैं और इसलिए आज विश्व के अधिकांश देशों में, लगभग सभी देशों में मिक्स्ड इकॉनमी का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। मिक्स्ड इकॉनमी काम कर रही है। मिक्स्ड इकॉनमी में दो सेक्टर होते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। और दुनिया की हर अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का मेल है। तो कुछ अर्थव्यवस्थाओं में पब्लिक सेक्टर बड़ा है, प्राइवेट सेक्टर छोटा है, और कुछ अर्थव्यवस्थाओं में प्राइवेट सेक्टर बड़ा है, पब्लिक सेक्टर छोटा है। इससे अर्थव्यवस्था का स्वरूप अलग अलग हो जाता है और अर्थव्यवस्थाओं में प्रगति या डेवलपमेंट अलग होता है। तो डेवलपमेंट इश्यूज़ के इस यूनिट के अंतर्गत एक बहुत बड़ा हिस्सा है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। हमारी अर्थव्यवस्था में पब्लिक सेक्टर बड़ा हो या प्राइवेट सेक्टर बड़ा हो, सरकार को बहुत कम काम करना चाहिए या सरकार को ज़्यादा काम करना चाहिए, ये अर्थव्यवस्था के ऑब्जेक्टिव्स पर निर्भर करता है। तो हर प्रकार की अर्थव्यवस्था में ये दोनों सेक्टर मौजूद होते हैं और इसलिए एक अर्थशास्त्री को ये जानना ज़रूरी होता है कि दोनों सेक्टर की विशेषताएं क्या हैं, अच्छाई है, बुराई क्या है, दोनों में समानता और असमानता क्या है। इससे हमारे विचार थोड़ा मजबूत होते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में अगर प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है तो हम उसको कैसे अप्रिशिएट करें, या पब्लिक सेक्टर बढ़ रहा है तो हम उसको कैसे अप्रिशिएट करें। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसी पर विचार करेंगे कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में किस तरह से तुलना की जा सकती है। भारत में पब्लिक सेक्टर का विकास अगर हम लोग देखें तो स्वतंत्रता से पहले बहुत कम था, बहुत कम क्षेत्र रेलवे और पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऐसे ही क्षेत्र जो थे वो पब्लिक सेक्टर में थे, बाकी सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में था। लेकिन फिर 1948 और 1956 की जो औद्योगिक नीतियाँ आईं उसमें हमने निरंतर ही ये कोशिश की कि देश में असमानता को कम करने के लिए, अविकसित क्षेत्रों का विकास करने के लिए हम पब्लिक सेक्टर को बढ़ाते जाएं। और इसका परिणाम ये हुआ कि भारत की औद्योगिक नीति में पब्लिक सेक्टर का महत्व धीरे धीरे बढ़ता चला गया। लेकिन 1991 तक ये महसूस होने लगा कि अब अर्थव्यवस्था को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ा जा सकता है, विकास काफ़ी हो चुका है और पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया गया। लेकिन आज भी अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में पब्लिक सेक्टर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और हम लोगों ने अब अपने जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, पब्लिक सेक्टर के जो कारखाने, कल कारखाने हैं, वो तेज़ी से उनका तेज़ी से बढ़ना रुक गया है और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। 1951 में हमारे पास केवल 5 ऐसे उद्यम थे जो कि पब्लिक सेक्टर में थे, लेकिन आज 1920 में करीब 350
हमारे पास पब्लिक सेक्टर के उद्यम हैं और इसमें काफ़ी पैसे का विनियोग हुआ है और ये अनुमान है कि इसमें 16,40,628 करोड़ रुपए का विनियोग हुआ है। 2019 में हमारे पास 10 महारत्न थे। महारत्न माने आप समझते ही हैं, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, भेल इत्यादि। 14 नवरत्न थे, 74 मिनी रत्न थे। तो बहुत सारे हमारे जो इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां हैं, LIC, GIC, न्यू इंडिया, ये सब, और बहुत सारे बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, ये सब पब्लिक सेक्टर में हैं। तो पब्लिक सेक्टर हमारे देश में निरंतर बढ़ता गया था और अब इसका बढ़ना थोड़ा कम हो रहा है और साथ ही साथ ये इसके विस्तार पर रोक लगाने के साथ साथ पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट हाथों में दे करके प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो हमारी अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर का महत्व बढ़ता जा रहा है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी डेफिनेशंस आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन उनमें कोई बहुत वेरिएशन नहीं है, कोई बहुत नई चीज़ें नहीं कही गई हैं। प्राइवेट सेक्टर इज़ दैट सेक्टर ऑफ द इकॉनमी which is owned and run by individuals or groups. प्राइवेट सेक्टर निजी हाथों में चलने वाले कारखाने हैं, चाहे कोई व्यक्ति अकेले चलाता हो, पार्टनरशिप में चलाता हो, या जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में चलाता हो, या मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में चलाता हो, लेकिन इसमें सरकार का योगदान बहुत कम होता है। ये पूरी तरह से निजी हाथों में होता है। लेकिन इसके विपरीत पब्लिक सेक्टर, जो कि सरकार के हाथ में होता है, उसकी परिभाषा कुछ इस तरह से की जाती है। पब्लिक सेक्टर इज़ दैट सेक्टर ऑफ द इकॉनमी विच इज़ ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय अ गवर्नमेंट बॉडी। ये जरूरी नहीं कि सरकार, जो सरकार शासन चला रही है, वही सरकार इसको चलाए। सरकार कोई ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी बना सकती है जो उस उद्यम को देखे। तो ये मुख्य रूप से तो सरकार के ही नियंत्रण में होता है। और सरकार एक बॉडी बना सकती है, कॉरपोरेशन बना सकती है, कोई मंत्रालय बना सकती है, जो कि इस चीज़ को देखे, अपने एंटरप्राइजेस को, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को देखे। तो पब्लिक सेक्टर comprises of companies and businesses where government sector holds the majority of share and therefore control, manage and operates the business. सरकार कोई कंपनी खोलती है, कोई एंटरप्राइज खोलती है, तो उसके शेयर होते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी शेयर पर होती है। तो अगर जब किसी कंपनी का अधिकांश शेयर सरकार के हाथ में हो, मेजॉरिटी शेयर सरकार के हाथ में हो, तो निश्चित रूप से सरकार उसको कंट्रोल करेगी, उसको मैनेज करेगी और उस तरह से वो एंटरप्राइज सरकारी एंटरप्राइज होगा, पब्लिक सेक्टर होगा। कंपनीज ओन, कंट्रोल, मैनेज एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बॉडीज़ मेक ए पब्लिक सेक्टर। वही बात है जो हमने पहले भी पढ़ी है कि सरकार या उसके द्वारा निर्धारित कोई संस्था जो सारा नियंत्रण रखती हो, प्रबंधन उसका करती हो, चलाती हो किसी कंपनी को, तो उसको हम पब्लिक सेक्टर मान लेते हैं। पब्लिक सेक्टर में काम कर रही कंपनियों को, एंटरप्राइजेस की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं जिनको वर्णन यहाँ किया जा रहा है। पहली तो है कि ये फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। फाइनेंस माने कहाँ से इसको लगाने का पैसा आ रहा है, इसको चलाने का पैसा आ रहा है, तो ये फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं।
टोटल फाइनेंस गवर्नमेंट का है या मेजॉरिटी फाइनेंस गवर्नमेंट का है। हो सकता है सरकार 100% उसी में सरकारी पैसा लगा हो सकता है कि 80% सरकारी पैसा लगा और 20% जनता से लिया गया हो, लेकिन 51% या 51% से ज़्यादा जो उसमें लगा हुआ इन्वेस्टमेंट है वो सरकार द्वारा किया जा रहा है। दूसरी बात, मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बॉडी, सरकार या उसके द्वारा निर्मित कोई संस्था इसका प्रबंधन देखती है। कंपनियों का नियम यह है कि जिसके पास शेयर ज़्यादा हैं वही उसका प्रबंधन देखता है, वही उसका निर्णय लेता है, वही पॉलिसी बनाता है। तो अगर सरकार के पास शेयर ज़्यादा हैं तो मैनेजमेंट भी वही देखती है। पब्लिक सर्विस मोटिव, प्राइवेट सेक्टर का मोटिव बहुत अलग अलग हो सकता है। लाभ कमाना हो सकता है, नाम कमाना हो सकता है, प्रतिद्वंदियों को हराना हो सकता है, बहुत सारे मोटिव होते हैं। लेकिन पब्लिक सर्विस करना, जनता की सेवा करना, ये पब्लिक सेक्टर का मोटिव है। प्रॉफिट कमाना उसका मोटिव नहीं हो सकता। लॉस में जा करके भी अगर जनता की सेवा हो तो पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस करते हैं। लेकिन लाभ हो ये अच्छी बात है, मगर लाभ कमाना उनका उद्देश्य नहीं होता, सेवा करना उनका उद्देश्य होता है। देश की सेवा करना, देश की सुरक्षा करना, देश का विकास करना, इस तरह के उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं। लाभ कमाना ऑब्जेक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सपोर्टेड बाय सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ डेवलपमेंट, देश में जो केंद्र सरकार के ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हीं के अनुरूप काम करना। प्राइवेट सेक्टर में जो काम हो रहा है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज से कंपटीशन भी कर सकता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर हमेशा कोऑपरेशन करता है। सरकार की जो नीतियां हैं कि दाम कम किया जाए, महंगाई को कम किया जाए, तो पब्लिक सेक्टर उसमें सपोर्ट करता है। प्राइवेट सेक्टर ऐसा करे ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा ऑटोनमस एंड सेमी ऑटोनमस फॉर्म्स, ये जो बहुत सारे कॉरपोरेशन बना दिए जाते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आप जानते हैं, तो इनको ये स्वतंत्रता दे दी जाती है कि ये अपने से अपनी नीतियों का निर्माण करें और जनता का लाभ पहुंचाएं, जनता की सेवा करें। और कभी कभी इनके ऊपर नियंत्रण रखा जाता है, पूरी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। तो दोनों प्रकार की कंपनियां, दोनों प्रकार के कॉरपोरेशंस पाए जाते हैं, ऑटोनमस और सेमी ऑटोनमस। ईजी फॉरेन असिस्टेंस एंड कोलैबोरेशन, क्योंकि ये एंटरप्राइजेस सरकार के देख रेख में चलते हैं, सरकार इनका प्रबंधन करती है, सरकार इनको फाइनेंस करती है, तो दूसरे विदेशी लोगों को, विदेशी कंपनियों को इसमें सहयोग करने में ज़्यादा सुरक्षा रहती है। और सरकार के रिक्वेस्ट पर वो सहयोग भी करने लगते हैं। उनको किसी प्रकार की चीटिंग या धोखे की उम्मीद नहीं होती, सरकार धोखा नहीं देगी, ये विश्वास होता है। तो इसलिए विदेशों से मिलने वाला सहयोग प्राइवेट सेक्टर की तुलना में पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा प्राप्त होता है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, प्राइवेट सेक्टर की फर्मों की कोई बहुत ऐसी जिम्मेदारी नहीं होती कि उनको जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। अगर उनके में कोई गलती हुई, कोई बेईमानी हुई, कोई भ्रष्टाचार हुआ, तो सरकार को जवाब जनता को देना पड़ता है। और ये इसकी एक विशेषता होती है।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की जो विशेषताएं हैं वो इस तरह से हैं। प्राइवेट ओनरशिप, इसका अर्थ ये है कि इसमें सरकार का पैसा नहीं लगा होता, इसमें मुख्य रूप से अधिकांश पैसा, लगभग सारा पैसा प्राइवेट लोगों का, इंडिविजुअल्स का लगा हुआ होता है। दूसरी बात, वर्क फॉर प्रॉफिट। ये संस्थाएं, ये कंपनियां, ये एंटरप्राइज मुख्य रूप से लाभ कमाने के लिए काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए काम करते हैं। और तीसरी बात, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट, नो स्टेट पार्टिसिपेशन। सरकार इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करती। जो कंपनी है वो अपने आप में काम करने के लिए स्वतंत्र है, बस उसे सरकार के नियमों का, उसके नियंत्रण करने के नियमों का पालन करना होता है। और अगर वो ये पालन करती रहती है तो सरकार उनके निर्णयों में बहुत हस्तक्षेप नहीं करती है। इसके अलावा डिपेंड्स ऑन प्राइवेट फाइनेंस। अगर इसको कभी पैसे की ज़रूरत पड़ गई, मान लीजिए कि कंपनी किसी कारण से सिक है और उसे कुछ पैसे की ज़रूरत है कि रिवाइव करने के लिए कंपनी को, तो अगर सरकारी कंपनी होगी तो सरकार उसकी सहायता कर देगी। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो फिर उसको निजी तरीके से प्राइवेट फाइनेंस का इंतज़ाम करना पड़ेगा। किसी बैंक से लोन लेना पड़ेगा, जनता के बीच अपना बॉन्ड्स डालने पड़ेंगे, या अगर उसके शेयर बिक सकते हो तो शेयर बेच करके पैसे का इंतज़ाम करने पड़ेगा। इसमें सरकार सहयोग नहीं करती है। फेस मार्केट कंपटीशन। जब सरकार काम करती है, उसके एंटरप्राइज होते हैं, तो उसको बहुत तरह की सुविधाएं होती हैं, और कभी कभी तो सरकार ये कह देती है कि इन क्षेत्रों में हमारी मोनोपोली है, कोई दूसरी संस्था काम नहीं कर सकती। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, प्रतिद्वंदी फर्में सामने खड़ी होती हैं, और ये इसकी एक विशेषता है कि ये कंपटीशन करते हुए अपना विकास करती है, आगे बढ़ती है। कंपटीशन में जीतती है तो आगे चलती जाती है, और हारती है तो इंडस्ट्री से बाहर हो जाती है। तो ये एक इसकी विशेषता है। सरकारी फर्मों को इस तरह का बहुत खतरा नहीं होता है। बेटर वर्क कल्चर। निश्चित रूप से अगर हम लोग तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो निजी फर्मों में काम करने वालों के काम करने का तरीका सरकारी क्षेत्र की फर्मों के काम करने के तरीके से बेहतर होता है। उनके ऊपर नियंत्रण होता है, उनकी जॉब सिक्योरिटी बहुत नहीं होती है, और वहाँ पर लोग बॉस के सारे आदेश को मानते रहते हैं। उन्हें भय होता है कि निकाल दिए जाएंगे। समय से आना, समय से जाना, समय से काम करना, आदेशों का पालन करना। लेकिन सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में वर्क कल्चर उतना अच्छा नहीं होता जितना कि निजी क्षेत्र की कंपनियों में होता है। और ये सारी कंपनियां इंसेंटिव पर आधारित हैं। अच्छा करोगे तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, लाभ दिलाओगे तो तुम्हें भी बोनस मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। इसलिए ये कंपनियां और इसमें काम करने वाले कर्मचारी अच्छे से काम करते हैं, और कंपनी की जो ग्रोथ है वो तेज होती है। छात्रों से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। तो ये तो सभी जानते हैं कि इसमें थोड़ी सी परिभाषा लिख देने की ज़रूरत है, थोड़ी सी उनकी विशेषताएं लिख देने की ज़रूरत है, और फिर विस्तार से निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करने की ज़रूरत है। पहला बिंदु है प्रॉफिट मोटिव।
दोनों सेक्टर प्रॉफिट की दृष्टि से काम नहीं करते। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अपने निजी फायदे, निजी लाभ के लिए काम करती हैं और पब्लिक सेक्टर की कंपनियां पब्लिक के फायदे के लिए और जन कल्याण के लिए काम करती हैं। प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। ये मोटिव हो सकता है कि हमको लॉन्ग टर्म में मार्केट कैप्चर करना है। ये उद्देश्य हो सकता है कि हमें शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हमें अपनी मार्केट में रेपुटेशन बनानी है। बहुत से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के, लेकिन पब्लिक सेक्टर की फर्म का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जनता का कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करें। ये एक बड़ा अंतर है। दूसरा, एरिया ऑफ बिजनेस। एरिया ऑफ बिजनेस का मतलब है कि किन किन क्षेत्रों में काम करें। सार्वजनिक क्षेत्र सभी क्षेत्रों में नहीं घुसता, वो उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है जो कि पब्लिक यूटिलिटी से ज़्यादा जुड़ी हों। गैस, सड़क, पानी, बिजली, रेलवे ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट या बेसिक इंडस्ट्रीज़ जो देश के विकास से और जनता के कल्याण से संबंधित होती हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो हर जगह जा सकता है। वो उन कामों को भी कर सकता है जो पब्लिक सेक्टर करता है, और वो उन कामों को भी कर सकता है जो प्राइवेट सेक्टर करता है। यानी प्राइवेट गुड्स का प्रोडक्शन, प्राइवेट सर्विसेज का प्रोडक्शन, साथ ही साथ ऐसी वस्तुओं को भी निर्मित कर सकता है जो मेरिट गुड्स हैं, लेकिन उनके लिए सरकार पैसा देने को तैयार है। और पब्लिक गुड्स भी तैयार कर सकता है जिसके लिए सरकार उसे सहमति या लाइसेंस दे देती है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की जिम्मेदारियां बहुत हैं, इसलिए वो छोटे क्षेत्र में काम करना पसंद करता है जो बहुत ज़रूरी हो, और प्राइवेट सेक्टर उन हर जगह पे काम करना पसंद करता है जहां लाभ हो सकता है। तीसरी बात पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल होता है, उसमें इंडिविजुअल पैसा लगा होता है, व्यक्ति का लाभ और नुकसान होता है, इसलिए उसमें राजनीति और राजनीतिक दल बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन पब्लिक सेक्टर में जनता का पैसा लगा होता है, टैक्स से कमाया गया पैसा लगा होता है, उससे जनता का सीधा संपर्क होता है और सीधा फ़ायदा होता है। ये सारे काम जनता के फ़ायदे के लिए होते हैं। तो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ के लिए जब योजनाएं बनती हैं तो उसमें सभी राजनीतिक दल हस्तक्षेप करने लगते हैं, फायदे की दृष्टि से या लागत की दृष्टि से। लेकिन निजी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, सभी को रूल्स और रेगुलेशन के अंतर्गत काम करना पड़ता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर। लेकिन पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेज के लिए, पब्लिक सेक्टर के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए रूल्स और रेगुलेशन सरकार ही बनाती है, और चूंकि वो सरकार के ही उद्यम है इसलिए रूल्स रेगुलेशन से उसको बहुत परेशानी नहीं होती। रूल्स रेगुलेशन आवश्यकता अनुसार बदल भी लिए जाते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए सरकार बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट भी करती है। रूल्स रेगुलेशन से प्राइवेट सेक्टर को जहां थोड़ी बहुत बाधा होती है, वहीं रूल्स और रेगुलेशन प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर कंपनियों के लिए सहायक सिद्ध हो जाते हैं। शेयर इन मार्केट,
किसी एंटरप्राइज के लिए पैसा जमा करने का काम, फाइनेंस कराने का काम, अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो मार्केट से वो करना पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को पूर्णतया अपना पैसा मार्केट से लाना पड़ता है, उसमें सरकार से पैसे की उम्मीद नहीं की जा सकती। चाहे वो बैंक से पैसा ले ले या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से पैसा ले ले या शेयर मार्केट में शेयर बेच करके या बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड बेच करके पैसा जमा करे। लेकिन सरकारी कंपनी के लिए शेयर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी है और उसके सारे शेयर सरकार अपने पास खरीद लेती है तो उसको फिर मार्केट में जाना नहीं पड़ता, और सरकार चाहे तो अपनी किसी सरकारी कंपनी की शेयर भी बाजार में बेच करके उसका प्राइवेटाइजेशन कर सकती है। तो सरकारी कंपनी को धन जमा करने की छूट लगभग दोनों तरीके से है। वो बजट से भी पैसा ले सकती है और मार्केट से भी पैसा ले सकती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी मार्केट से तो पैसा ले सकती है, लेकिन बजट से कोई पैसा उसे प्राप्त नहीं हो सकता है। ये अंतर है। इसके अलावा उसी तरह की बात है फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। जब सरकारी कारखाने किसी तरह से घाटे में चले जाते हैं, नुकसान में चले जाते हैं, तो सरकार उनको बजट से सपोर्ट कर सकती है, बजट में प्रावधान करके उनके लिए पैसा निकाल सकती है और उनको दे सकती है। लेकिन अगर निजी कंपनी घाटे में जाती है और उसको पैसे की या फाइनेंस की कमी पड़ जाती है तो उसको पैसा बाजार से जुटाना पड़ता है। उसमें सरकार बजट से कोई व्यवस्था नहीं करती है कि किसी निजी कंपनी को हम सहायता करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दोनों प्रकार की कंपनियों को बिजनेस करने में कुछ आसानी है, कुछ परेशानियां हैं। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में सुविधा ये है कि वो जब चाहें अपने प्रोडक्ट को आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं, दाम घटा बढ़ा सकते हैं, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी में परिवर्तन कर सकते हैं। इस तरह की बहुत से जो परिवर्तन समयानुकूल आवश्यक होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर आसानी से कर लेता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर के लिए ये करना थोड़ा टेढ़ा काम हो जाता है। वो आसानी से इस तरह से परिवर्तन करना बहुत जल्दी नहीं हो पाता। और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के लिए सरकार कुछ बाधाएं खड़ा करती है, उनके ऊपर बिजनेस करने पे रोक भी लगाई रहती है। आप इससे ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकते, आप इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते, इस तरह की अनेक शर्तें लगी होती हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर के साथ चूँकि सरकारी नियम बनाती है, इसलिए ऐसे नियम बनाती है कि पब्लिक सेक्टर को कोई परेशानी न हो नियमों के कारण। रिसोर्स मोबिलाइजेशन पावर, रिसोर्स मोबिलाइजेशन पावर सरकारी कंपनियों के लिए पास ज़्यादा है, सार्वजनिक क्षेत्र के पास ज़्यादा है, पब्लिक सेक्टर के पास ज़्यादा है, और रिसोर्स मोबिलाइजेशन पावर प्राइवेट सेक्टर के पास कम है। प्राइवेट सेक्टर पे तो जो विश्वास करेगा कि ये हमें फ़ायदा कर सकती है कंपनी, उसका शेयर वो खरीदेगा। लेकिन सरकार अपनी कंपनियों के लिए ज़्यादा जगह से रिसोर्स मोबिलाइज कर सकती है। पहला तो वो मार्केट से ही कर सकती है, जनता उसके शेयर खरीद ले जो कंपनी सरकार लॉन्च करने जा रही है, या सरकार बजट से उसकी व्यवस्था कर दे। और ये भी हो सकता है कि सरकार विश्व बाजार से, दुनिया के दूसरे देशों से अपनी कंपनी के लिए पैसा ले आए। अगर उसे कोई काम करना है
तो वो जापान का सहयोग ले सकती है। सड़क बनाना है, पुल बनाना है, कोई बहुत बड़ा स्टेडियम बनाना है, इस तरह के काम के लिए विदेशों से सहयोग ले सकती है, उनसे पैसा ले सकती है कि बाद में लौटाएंगे। तो सरकार की रिसोर्स मोबिलाइजेशन पावर प्राइवेट सेक्टर की मोबिलाइजेशन पावर से काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट सेक्टर के पास ऑर्गेनाइजेशन के कई स्तर हैं और वो आवश्यकता अनुसार अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोटा या बड़ा कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर में एक व्यक्ति आदमी अकेले काम कर सकता है, सारे अधिकार उसके पास हों, पार्टनरशिप में काम कर सकता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में काम कर सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी में बना करके उत्पादन कर सकता है। तो वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन सरकार के पास इस तरह के इतने ऑप्शन नहीं होते। सरकार किसी एक होल प्रोप्राइटरशिप में काम नहीं करा सकती, थोड़ा सा साझेदारी में नहीं करा सकती। वो कोई कंपनी बना सकती है तो वो अपने से चला सकती है या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जैसे कंपनियों की स्थापना कर सकती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से ऑर्गेनाइजेशन छोटा बनाने की ज़रूरत हो, बड़ा बनाने की ज़रूरत हो, प्राइवेट सेक्टर के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, सरकार के पास उस कम अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं और एक अच्छी अर्थव्यवस्था में दोनों प्रकार के जब इंडस्ट्रीज़ होती हैं, पब्लिक सेक्टर की भी और प्राइवेट सेक्टर की भी, तो काम बेहतर होता है, अर्थव्यवस्था बेहतर चलती है।